नमस्ते विद्यार्थियों, रानी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। कल हम लोग इतिहास में पहले मतलब जो हमारा पार्ट 1 था, हमने उसमें कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उस पर हम ज़रा फिर से एक बार उसको दोहरा लेते हैं। तो हमने कल यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा की थी और इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपा, क्या क्या कारण थे। कल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी और उसमें हम लोगों ने एक चित्र देखा था, क्या कारण थे कि राजाओं से परेशान थे। वहाँ पे जो एक निरंकुश शासन व्यवस्था जो यूरोप में चल रही थी, उससे वहाँ के लोग बहुत परेशान थे, उससे निजात पाते थे। लोगों को कई सारी समस्याएं थी, उनकी बातें नहीं सुनी जाती, उनकी बात राजा तक पहुँचती नहीं थी। तो ये सब कई सारे ऐसे कारण थे जिन पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी। अब राष्ट्रवाद में ही जो है हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी कि राष्ट्रवाद की जो अलग जगह राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, जिसका बीज पड़ा, वो फ्रांस की क्रांति से पड़ा। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फ्रांस की क्रांति। चलिए फ्रांस की क्रांति पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक चित्र दिए हुए हैं, 2 चित्र। ये एक जर्मनी के अखबार का चित्र है, जिसमें उन्होंने जो है हमने कल फ्रांस के बारे में जब चर्चा की थी तब उसमें क्रांति के बारे में भी हमने थोड़ी चर्चा की थी। तो वहाँ पे जो क्रांति हुई थी उसके प्रत्यात्मक रूप में वहाँ पे भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि हमारे यहाँ भी इस तरीके से एक किला है जर्मनी में राजा का, ये भी निरंकुश शासन का प्रतीक है, इसको भी इस तरीके से गिरा देना चाहिए जैसे कि फ्रांस में बास्तिल के दुर्ग को गिरा दिया गया। बास्तिल के दुर्ग क्या है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार। अब राष्ट्र का विचार मतलब बहुत लोग कन्फ्यूजन होगा कि अरे ये राष्ट्र था नहीं क्या, पहले देश नहीं था, क्या था? फ्रांस एक देश था बट एक राजा के अधीन था। वहाँ पे राजा प्रतीक था, राजा सर्वोच्च था, लेकिन वहाँ के जो बाकी लोग थे वो दूसरे दर्जे के लोग होते थे। तो हम कल चर्चा कर ही चुके हैं, आज हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और ये आगे के इसके भाग बनते जाएंगे इसी प्रकार से। तो चलिए हम आपकी बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए आपकी जो किताब है, जो एनसीईआरटी की जो आपकी चल रही है सिलेबस में, बहुत अच्छी किताब है। अगर आप इसमें आपको तैयारी करनी है तो आप बहुत बोर्ड में क्या होता है ना, जब बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं तो क्वेश्चन आंसर रटना या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर टिक लगा दीजिए, कुछ हो ऐसा कुछ बता दीजिए कि भी सर वही आ जाए, गेस्ट पेपर खरीदना, ये सब चीज़ें करना। ठीक है, आप करते रहिए तैयारी, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आप करते रहिए, लेकिन मेन चीज़ जो मिस कर देते हैं आप बुक रीडिंग। आप अपनी जो मेन आपका सिलेबस है, मेन आपका जो पाठ्यक्रम है, आप उसी को ही छोड़ देते हैं, आप इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं। तो बेटर है कि आप बुक रीडिंग कर लें, उसके बाद आपको बहुत अधिक चीज़ों में आपको उलझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीति और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। पहले क्या था भाई, एक राजा था, राजा का परिवार पूरा देश चला रहा है। अब लोगों के द्वारा एक सिस्टम बनाया गया है, वो देश चलाएगा। लोगों के द्वारा एक सरकार बनेगी, वो देश चलाएगी। मतलब सत्ता कैसी होगी, सत्ता पे कौन बैठेगा, ये अब डिसीजन लोगों के अधिकार में आने लगा। उसके बाद क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो गई। अब हमने जैसे पहले चर्चा किया था कि फ्रांस में ना अलग अलग कई सारे समुदाय थे, अलग अलग छोटे मोटे
कस्बे होते थे, उनके अपने कबीले होते थे, उनका अपना अपना झंडा होता था। तो फ्रांस के लोगों ने क्या किया कि जो है अपना एक झंडा बनाया और सब उस झंडे के नीचे आ गए कि भाई हमारा भी एक झंडा होगा, हम फ्रांसीसी, हमारी पहचान फ्रांसीसी है, हम सब फ्रेंच बोलेंगे। तो उसी का ही यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है, जिससे फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक ले शेंटो में ये कुछ शायद फ्रेंच वर्ड लिखा हुआ है, जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त होते। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा मतलब वहाँ का फ्रांस का तिरंगा चुना गया, जिसे पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। नई स्तुतियाँ रची गई, क्षमा कीजिए, सप्ते ली गई और शहीदों का गुणगान किया गया। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वहाँ पर जो है नई स्तुतियाँ, मतलब कि पुराने जो सिस्टम थे, जो नियमावली थी, उनमें परिवर्तन किया गया, नया कानून होगा, नया सिस्टम होगा, नए तरीके से उसको दोबारा लिखा जाएगा। शपथ ली गई, मतलब उन्होंने कसम खाई कि हम इसको एक जो है एक प्रभु संपन्न एक राष्ट्र बनाएंगे, लोगों के द्वारा एक शासन होगा, इस तरीके से चीज़ें उन्होंने करी। शहीदों का गुणगान किया, जो लोग क्रांति में घायल हुए थे, जो उनके सैनिक थे, उनके लिए उन्होंने एक तरीके से उनका गुणगान करना शुरू किया। जैसे हम लोग अपने हैं ना, हमारे देश के जो सैनिक हैं, शहीद होते हैं तो हम उनके खड़े होते हैं, उनके लिए, उनके समर्थन पे, उसी तरीके से। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। अच्छा, राजा के समय भी केंद्रीकृत व्यवस्था थी और यहाँ पे भी। तो राजा के समय जो थी वो राजा के तक ही निर्भर थी कि भाई राजा मेन केंद्र होता था। यहाँ पर एक केंद्रीकृत व्यवस्था जो सबके द्वारा बनाई गई, जिससे अपने भूभाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया जाए। मतलब ऐसे जो है केंद्रीकृत सत्ता जो एक ऐसा कानून बनाए जो सब पर समान रूप से लागू हो, चाहे वो बहुत पैसे वाला आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, नियम जो है वो सबके लिए समान हो। जैसे हमारे देश में जो है जो भी संविधान बनाया गया वो सबके लिए समान बनाया गया है। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई। अच्छा, पहले क्या होता था वहाँ पर कि अलग अलग जो हैं वहाँ पे जो जगह थी, अलग अलग तौलने का सिस्टम था। तो कहीं 1 किलो वाला जो है वो 250 ग्राम का पता था, लेकिन वहाँ पे वो 1 किलो वाला माना जाता है। जहाँ पे वो 250 ग्राम माना जाता है वहाँ वो 1 किलो, मतलब उल्टा पुल्टा। कहीं छोटा वो है तौलने वाला, तो उसको जो है पता चले 2 किलो माने। दूसरे राज्य में कहने होते ये है, तो यहाँ पे तो 1 ही किलो का माना जाता है। तो इससे बड़ी दिक्कत होती थी व्यापार करने में। तो पूरे देश में एक ही तरीके का बाँट होगा, अलग अलग बाँट नहीं होंगे। तो ये व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी। वही राष्ट्र क्या, जिसको हम जरा फिर से पढ़ते हैं। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी। वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। मतलब इन्होंने ये बताया कि जो क्षेत्रीय बोलियाँ अलग अलग होती है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ अवधी बोलते हैं, फिर अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाएँ तो वहाँ थोड़ा सा भोजपुरी जैसा हो जाएगा, बिहार में चले जाएँ वहाँ मैथिली हो जाती है, महाराष्ट्र में मराठी हो जाती है। उसी तरीके से वहाँ पे भी अलग अलग प्रकार की बोलियाँ, भाषाएँ थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अलग अलग ही बोलियाँ नहीं होंगी, अब हमारी एक ही भाषा होगी, एक झंडा एक भाषा। तो उन्होंने फ्रेंच को जो है वो पूरी तरीके से पूरे राष्ट्र पर लागू किया। फ्रेंच भाषा मतलब फ्रांस की भाषा। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह पूरे यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। वही हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि जो फ्रांस के जो लोग थे, तो उनके अंदर एक भावना पैदा हो गई कि भाई अब हमने अपने देश में तो क्या, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पूरे यूरोप में जाएं, वहाँ पे आक्रमण करें दूसरे देशों पर, वहाँ पे जो निरंकुश राजा हैं, जो भी सत्ता पे बैठे हैं, उनके खिलाफ हम लोग जो हैं अब हमले करें, आवाज़ उठाएं और वहाँ पे भी वहाँ के जो लोग हैं उनको भी ऐसे निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। दूसरे शब्दों में फ्रांस, हाँ जरा इसके आगे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा, मतलब उनको वही सहायता देगा जो लोग थोड़ा दूसरे राज्यों में जो क्रांतिकारी विद्रोही हैं उनको सहयोग देगा कि भाई तुम चलो अपना करो विद्रोह, हम तुम्हारे साथ हैं।
जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने की हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। जी उन्होंने क्लब वगैरह बनाए, एक तरीके से नहीं बैठकें लगती हैं जहाँ पे चर्चाएं होती हैं, राजनीतिक चर्चाएं होती हैं कि हमारे देश में क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या ठीक होना चाहिए, इस तरीके की। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार कर दिया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। मतलब फ्रांस के जो है इसके पहले भी जो है युद्ध में जो लड़ता था तो उस समय जो है वहाँ इनकी सेनाएं जो हैं वहाँ पर पहले से ही जो है मतलब थी, कब्जा कर रखा था उन्होंने इन इलाकों को। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। पहले से ही उन्होंने जो है जो इलाके कब्जा कर रखे थे वहाँ पे घुसी हुई थी। अब इनके पास जब उनके यहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया, एक अलग तरीके की क्रांति जग गई, तो वो लोग उसको अब उनका जो है उनके विचारों में से वो अपने विचार दूसरे देशों में भी फैलाने लगी कि भाई देखो हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन है, तुम्हें भी अपने राजा को हटाना होगा, हम तुम्हारा साथ देंगे, हटाओ इसको। अब देखिए नेपोलियन का जिक्र हमने कहा था कि फ्रांस की क्रांति से नेपोलियन जन्मा, ठीक है, तो नेपोलियन अब आ गया। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। अब देखिए हमने बताया था ना कि नेपोलियन पहले तो क्रांति के साथ था, क्रांतिकारियों के मतलब साथ था, है उसने कहा कि राजा को हटाना है और एक प्रजातंत्र बनाना है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो खुद ही जो है सत्ता पर इस तरीके से काबिज हो गया कि उसने जो है फिर अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया आगे चल के, और वो प्रजातंत्र का सपना जो देख रहे थे वो फिर से फ्रांसीसी लोग राजतंत्र में आ गए। यहाँ पर एक नक्शा दिया हुआ है, इसको हम जरा गौर करेंगे। अब ये रूस है आपका, ये रसिया है यहाँ पे, और ये पूरा रूस है। पोलैंड दिख रहा है, पोलैंड बाद में ये अलग हो गया था। हम ये लोग जर्मनी की चर्चा कर रहे थे, जर्मनी बहुत सारे भागों में बटा हुआ था, तो ये जर्मनी होता था, ये जर्मनी पूरा जर्मनी का जो है आज के टाइम पर देखते तो हमको ऐसा कुछ जर्मनी दिखता है ये। लेकिन पहले जो जर्मनी था वो ये जो प्रशिया का ये ब्राउन कलर का थोड़ा सा इलाका दिख रहा है, भूरा स्लेटी जैसा जो भी कहें, ये पहले ये होता था प्रशिया, जिसको जर्मनी का सबसे बड़ा भाग था, और बाकी छोटे छोटे जो है राज्यों में बटा हुआ था। तो जब फ्रांस ने जो है अन्य देशों पर आक्रमण करना शुरू किया तो ये जो जर्मनी के लोग तो कहने लगे भैया आप जो है अलग अलग रहेंगे तो फ्रांस तो हमारे पूरे भूभाग को कब्जा कर लेगा। तब इन्होंने अपने को एकीकृत किया। इस तरीके से इटली के बारे में भी चर्चा की थी कि इटली बहुत सारे अलग अलग भागों में बटा हुआ था। तो इटली देखो ये एक अलग राज्य था, ये इतना अलग इटली राज्य था, ये इतना अलग राज्य था, फिर ये इतना अलग था, ये ऑस्ट्रिया के कब्जे में था इतना इटली, तो ये अलग इटली भी बहुत सारे भाग में था। आगे इटली भी आगे चलकर जो है एक राज्य बना, मतलब एक पूर्ण राज्य बना। चलिए अब आगे देखते हैं। कहाँ से हम पढ़ रहे थे, हम उसको फिर से वहीं से लेते हैं। निसंदेह हुआ प्रजातंत्र को उसने नष्ट किया। भाई जब आप खुद ही जो है राजा बन गए, आपने राजा को हटा के खुद ही राजा बन गए, तो भाई प्रजातंत्र तो कहाँ से आया। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत एवं कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों पर भी लागू किया गया। मतलब जो फ्रांस के अधीन जो क्षेत्र थे, जो राजा के समय या युद्ध के समय जो कब्जा किए गए थे जो क्षेत्र, उन पर भी वैसे ही लागू किया जैसे फ्रांस में लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासता जागीरदारी शुल्कों से मतलब नेपोलियन ने भले वो शासक बन गया, जैसे
उसने उल्टा काम किया जो प्रजातंत्र चाहते थे, लेकिन उसमें वो एक तरीके से वो फिर से सम्राट बन गया। लेकिन उसने जो कार्य किए वो कार्य कहीं ना कहीं अच्छे थे। मतलब जो लुई 16वां के समय जो कार्य हो रहे थे जिसकी वजह से जनता परेशान थी, उसकी तुलना में इसने अच्छे कार्य किए कुछ। इसके बाद है लागू किया डच, मतलब इन पे भी लागू किया गया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया। किसानों पे मतलब क्या था कि सामंत होते थे। सामंत मतलब ये हुआ कि किसान तीन तरीके के लोग होते थे। एक सामंत होता था जो किसान जिसके मतलब अंतर्गत किसान काम करते थे, और किसान काम कराते थे मजदूरों से, और ना तो किसानों की ज़मीनें होती थी ना उन मजदूरों की होती थी। उन मजदूरों को सिर्फ एक दान मतलब एक दया पे ऐसे रखा जाता था कि भाई तुम यहाँ काम करो, तुमको कुछ खाने को दे देंगे, तुम यहीं रहो, तुमको जीवन भर इसी खेती पे काम करना है, लेकिन उस खेती का तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें जाएगी हमारे मेन मालिक के पास। शहरों में भी कारीगरों के ऋणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। मतलब शहर में जो कारीगर थे वो भी बेचारे परेशान थे, उन पर भी बहुत कर्जा वगैरह हो जाता था। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया। यातायात मतलब उस समय जो भी घोड़ा गाड़ी चलती होगी, जो भी बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी उस समय चलती होगी, वो व्यवस्था, रोडें वगैरह ठीक कराई उसने। संचार व्यवस्था, संचार भाई मोबाइल फ़ोन वगैरह तो था नहीं उस समय, तो उस समय संचार व्यवस्था क्या थी, डाक सुविधा की जो है, डाक जो भी पत्र वगैरह हैं वो किस तरीके से सही तरीके से हर जगह पहुंच जाएं। किसानों और कारीगर मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिलें आज़ादी चखी। मतलब नई नई मिलों मतलब ये थी कि पहले उनके पास इतना ज़्यादा जो है आज़ादी नहीं थी, हर चीज़ में राजा से पूछना पड़ता था। राजा के जो सिपह सलाहकार थे वो जिसको चाहते थे उसको जो है वो चलाता था बिजनेस। लेकिन अब जो है थोड़ा उद्योगपति थे वो जो है निकल के नए उद्योगपति, और उन्होंने अपनी अपनी जो इंडस्ट्री लगाना शुरू करी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं की पूंजी आवागमन में सहूलियत होगी। पहले क्या था, अलग अलग सिक्के चल रहे हैं कि यहाँ गए पता चला बाबा हमको करेंसी चेंज करानी है, पता हम यहाँ से निकले यूपी से और महाराष्ट्र में गए तो कह लगे भैया नोटें यहाँ तो नहीं चलेंगे, यहाँ दूसरी चेंज कराओ नोटें। फिर महाराष्ट्र से जो है गुजरात गए तो कहने नहीं यहाँ महाराष्ट्र वाले नहीं चलेंगे, फिर नोटें चेंज कराओ। तो वहाँ पे क्या यही दिक्कत होती थी। इन सब चीज़ों से उसने क्या किया कि अब एक ही तरीके का सिक्का चलेगा, एक भाषा होगी और एक ही तरीके का टैक्स वगैरह लगेगा। तो इससे जो लोग थे उनको सहूलियत हो गई कि दूसरी जगह व्यापार करना है कि हाँ भाई सेम करेंसी चलनी है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, इस पर हम जरा ध्यान से देखते हैं और उसको फिर पढ़ते हैं नीचे। जर्मन चित्रकार कार्ल कैप्सर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़ेब्रेकेन शहर पर कब्जा है। अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो एक किसान की गाड़ी है, ये बैलगाड़ी सी दिख रही है, किसान की गाड़ी छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। बीच का अग्रभाग ये यहाँ पर अगर आपको देख रहे हैं क्योंकि महिलाएं इनको परेशान कर रहे हैं और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये उसको घुटने टेकवा रहा है बैलगाड़ी के पास। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मनी में लिखा है, उसका अनुवाद है, जर्मनी को लिखा उसका यहाँ पर अनुवाद लिखा हुआ है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते हैं वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। मतलब ये था कि ये तो भाई वहाँ पे जो राजतंत्र था हटा देते थे, तो वहाँ के लोगों को दिक्कत ये होने लगी कि यार चलो ठीक है, जैसा भी था हमारा राजा था, हमारा अपना था, हम अपना लड़ झगड़ लेते थे, ये बाहरी लोग आ रहे हैं, ये हमें जो है राजतंत्र वगैरह सिखाने लगे, ये तो और हम पे उल्टा अत्याचार कर रहे हैं। तो ये जो है एक समस्या थी। फिर तो ये कहीं ना कहीं इनका विरोध शुरू हो गया। जब इन्होंने शुरुआत में देखा कि जो है पहले तो उनको बड़ी अच्छी चीज़ लगी, भाई क्रांति हो गई, हम अपने यहाँ भी क्रांति लाएंगे और ये लोग हमारा साथ देंगे। लेकिन बाद में लगा यार कि यार बाहरी लोग जो हैं कुछ ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे इलाकों में। तो उसी पर एक व्यंग है, ये आए तो हैं हमारे निरंकुशता से आज़ाद कराएं, लेकिन ये खुद ही जो है हम पर ऐसे शासक बन गए हैं। चलिए आगे चलते हैं।
लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों, जैसा कि अभी इस चित्र में ही चर्चा कर रहे थे, उसमें उसी के आगे लिखा हुआ है। अभी जरा इधर फ़ोटो पे ध्यान देते हैं। लेकिन ये जो है फ़ोटो दी हुई है, राइनलैंड का डाकिया लाइप्ज़िग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। यह नेपोलियन को 1813 में लाइप्ज़िग की लड़ाई हराकर कर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसकी झोली से गिरते हुए हर चिट्ठी पर उस भूभाग के नाम लिखे हैं जिन्हें वह हार चुका है। मतलब ये जो है इनकी कोई लड़ाई हुई होगी उस समय युद्ध, और उस समय दिखा व्यंग इन पे कसा गया है कि नेपोलियन देखो इधर तो लड़ता जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ जो है इलाकों को हारता जा रहा है। अब इसमें आगे पढ़ते हैं। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। मतलब बहुत खुश नहीं थे इन फ्रांसीसी लोगों से। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ के कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वर्षा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। पहले तो मान लो इनका स्वागत हुआ, कह रहे हैं हमको आज़ादी दिला दी, बहुत स्वागत, बहुत बढ़िया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की कि ये लोगों को समझ में आने लगा कि भैया मामला कुछ गड़बड़ है, इनकी नीयत ठीक नहीं है। जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान एवं प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नजर आने लगे थे। कि भाई यहाँ पर देखने लगे कि यार इनकी महत्वाकांक्षा कुछ अभी है, ये कुछ आज़ादी दिलाना चाहते हैं, ये तो अपना एक साम्राज्य बनाना चाहते हैं, ये तो पूरे यूरोप पे अपनी फ्रांस की सत्ता थोपना चाहते हैं। यूरोप पे राष्ट्रवाद का निर्माण, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में चर्चा की। अब राष्ट्रवाद के निर्माण की क्या ऐसे कारण रहे, राष्ट्रवाद का निर्माण जो है कैसे हुआ, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी। अब जरा ये जो नीली एक पट्टी दी हुई है, इस पर जरा कुछ चीज़ें लिखी हुई, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, इन पर जरा गौर फरमाते हैं। एक मिनट रुकिए जरा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ 1797। अब ये डेटें आप लोगों को भी नोट करते रहना है। पेन पेंसिल जो भी अपना साथ में रखा करिए, कॉपी रखा करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लिया करिए। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि क्वेश्चन आंसर बाद में लिखा दिए जाएंगे और वो याद कर लेंगे, तो वो ना याद हो पाते हैं, ना बहुत सारे लोग उसको लिख पाते हैं कि भाई कॉपी पता चली नहीं बनी पूरे साल, बाद में गेस्ट पेपर ढूंढ रहे हैं। इसलिए बेटर है कि छोटी छोटी चीज़ें लिखते रहिए, आपके मेमोरी में याद रहेंगी तो आपके लिए बढ़िया है। तो 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई। मतलब नेपोलियाई युद्ध मतलब नेपोलियन के द्वारा जो भी युद्ध किए गए उनको नेपोलियाई युद्ध बोला गया। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको ध्यान रखिए। 1814 से 1815 नेपोलियन का पतन, वियना की संधि। नेपोलियन जो था, नेपोलियन का पतन हुआ और वियना में एक संधि हुई, और संधियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। 1821 यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ। यूनान मतलब ग्रीस आज का, तो यहाँ पर जो है कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए युद्ध मतलब संघर्ष प्रारंभ हो गया। 1848 फ्रांस में क्रांति। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों एवं किसानों की बगावत मध्यम वर्ग एवं संविधान और प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैंगर, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करता है। तो यहाँ पर उसके बाद इटली का एकीकरण। अब इटली के एकीकरण की भी चर्चा इसी भाग में होगी। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी में जैसे हमारे यहाँ सरदार पटेल थे, वैसे वहाँ पे बिस्मार्क थे। इसकी पर हम चर्चा कर चुके हैं, एक बार मुझे लगा एक बार फिर से इसको आपको बताना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। अभी ये ऑटोमन साम्राज्य, हैब्सबर्ग साम्राज्य के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम इसको यहीं तक रखते हैं और आशा करता हूँ आपको इसमें समझ में आया होगा। किताब को ज़रूर पढ़ें, बार बार पढ़ें। आपकी किताब से अच्छी कोई दूसरी चीज़ नहीं है, आपके लिए उसमें भरपूर चीज़ें दी हुई हैं और इसीलिए मैं किताब को ही लेकर चल रहा हूँ। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको बाद में लिखाया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे, सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, लेकिन आपकी किताब से बढ़िया कोई नोट्स नहीं है। तो आज के लिए रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।